हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरे को काफ़ी लोगों की क्वेरी आई थी कि आईबी एसीआईओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, लोगों को पता चल गया उनका एग्ज़ाम कब से है। तो 16 से 18 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, स्पेशली जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है बट अब किसी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिली यूपीएससी में, तो वो आईबी देना चाहते हैं एज अ बैकअप प्लान। तो ऐसे लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे कि एटलीस्ट उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए आईबी का। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में क्या थ्रेट्स हैं आपके लिए वो पता होना चाहिए, और इस एग्ज़ाम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एक बेटर तरीके से आने वाले 10 दिनों में तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे पहले। तो सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं। एक देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट होता है ना, तो उसके पास सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है कि जीएस की नॉलेज। ठीक है, उसने जीएस इन डेप्थ पढ़ा होता है यूपीएससी के लिए। तो ये जो जीएस की नॉलेज है ना, ये उसके लिए पॉजिटिव है, उसका स्ट्रेंथ है। और साथ साथ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, क्योंकि सीसैट में काफ़ी सारे लोग मैथ्स नहीं कर पाते हैं लेकिन रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग एक स्ट्रेंथ होती है फॉर मोर देन 75% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, अब वीकनेसेस देख लेते हैं। तो देखिए, वीकनेस क्या है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? वीकनेस क्या है? वीकनेस है क्वांट। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हर साल काफ़ी लोग सीसैट की वजह से बाहर हो जाते हैं, और सीसैट में लोग इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका क्वांट वीक होता है। ठीक है, तो एक तो आपकी देखिए वीकनेस है क्वांट। दूसरा इंग्लिश वीकनेस है आपकी। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम ना, तो इंग्लिश बिकम्स एन इशू फॉर यू। ठीक है, तो इसको मैंने वीकनेस में डाला है। हो सकता हो कुछ लोगों की इंग्लिश स्ट्रेंथ हो, कुछ लोगों की रीजनिंग वीकनेस हो। ठीक, बट ओवरऑल जीएस और क्वांट तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। ठीक, अब अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? तो देखिए, आईबी की ना अपॉर्चुनिटी बड़ी ह्यूज है। ह्यूज इसलिए है कि एक तो आपका बैकअप सिक्योर हो जाएगा। ठीक, बैकअप सिक्योर हो जाएगा। दूसरा, आईबी में ना 2.5 ईयर्स में प्रमोशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो यू विल जॉइन एट level 7, but in 2 years, 2.5 years, or let's say maximum 4 years, you will be promoted to level 8। ठीक है, आप level 8 प्रमोट हो जाओगे within 4 years, and the next 4 years you will be level 10, which is group A, which is equivalent to यूपीएससी सर्विसेज। ठीक है, तो इसलिए आईबी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको एक बैकअप सिक्योर करना है, और जो किसी वजह से यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो यूपीएससी ना निकालते हुए भी 8 से 9 साल में ग्रुप ए ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहले थ्रेट देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में ना कुछ थ्रेट भी हैं, बिकॉज यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई एम अज्यूमिंग। तो आपके लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट क्या क्या थ्रेट है इस एग्ज़ाम में? तो देखिए, यहाँ पे ना जो आईबीएससीआईओ का फॉर्म होता है, तो आईबीएससीआईओ का फॉर्म सिर्फ यूपीएससी वाले लोग नहीं भरते हैं। ठीक है, और भी लोग भरते हैं। कौन कौन से लोग भरते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे लोग भरते हैं फॉर्म जो एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ऐसे लोग फॉर्म इसलिए भरते हैं क्योंकि जो प्रीलिम्स है ना आईबी का, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू एसएससी सीजीएल। ठीक, दूसरे कौन लोग आईबी का फॉर्म भरते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बैंकिंग में अगेन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब आता है। ठीक, तो प्रीलिम्स यहाँ पे भी सेम है। फिर आईबी का फॉर्म वो लोग भी भरते हैं जो किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस वालों के पास भी
सेम रीज़न है जो यूपीएससी वालों के पास है फॉर्म भरने के, ठीक है। और फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों को इस साल आईबी एसीआईओ का फॉर्म ना काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी कोचिंग वालों ने ये बोल के भराया है कि मेंस तो यूपीएससी पैटर्न पे होता है, ठीक है। तो ये जो लॉलीपॉप है ना, इस लॉलीपॉप की वजह से भी काफ़ी लोगों ने इस बार फॉर्म फिल कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, रेलवे एग्ज़ाम्स वाले भरते हैं, क्योंकि रेलवे वालों का आपको पता है उनका भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीके वाला सिलेबस रहता है। फिर देखिए कैप एफ सी डी एस एफ कैट, जिन लोगों का आर्मी वगैरह में जाने का बैकग्राउंड था या जिनका मन था, ठीक है, डिफेंस में जाने का मन था, वो लोग नहीं जा पाए, तो आई बी बिकम्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, मतलब कि कोई मान लीजिए सीजीएल से ग्रुप सी में सिलेक्टेड है, ठीक है, कोई किसी दूसरे एग्ज़ाम से सिलेक्टेड है, तो करियर प्रोग्रेशन के लिए ऑलरेडी सर्विंग लोग भी आईबी का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कंपटीशन है, ठीक। और ये सारे कंपटीशन में वो लोग हैं ना जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने सीसैट से ज़्यादा कभी इन सब्जेक्ट्स को वैल्यू नहीं दी है, तो ये लाजमी है कि आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा तो देखिए आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो आप यूपीएससी में जो आपने मेंस की प्रैक्टिस करी है वो आप कहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये सारे एस्पिरेंट्स वो हैं ना जो आपका प्रीलिम्स रोकने को पूरा रेडी हैं। इन लोग का भले मेंस में दिक्कत हो, इंटरव्यू में दिक्कत हो, बट प्रीलिम्स इनके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आपको अपने कंपटीशन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब डील बात कर लेते हैं कि आप कैसे डील करो इन चीज़ों से। तो देखिए सबसे पहले ना आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। आपने अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में पढ़ा होगा सुपर इम्पोजिशन। तो आपको सुपर इम्पोजिशन को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, देखिए आपने सीसैट के लिए, यूपीएससी सीसैट के लिए कहीं से कुछ तो पढ़ा होगा ना, नोट्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, कुछ आपने किया होगा। सिमिलरली जीएस के लिए आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स होंगे, ठीक है, कोचिंग के नोट्स होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ तो होगा ही। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके पास इन दोनों के लिए कुछ तो होगा, आपको यही यूज़ करना है, यही आपका स्ट्रेंथ है। अभी सिर्फ आपके पास 10 डेज़ बचे हैं, ठीक है। तो 10 डेज़ में आप कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे रैंडम नहीं कर पाओगे ना, आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपने ऑलरेडी सी सैट के लिए पढ़ा हुआ है, नोट्स वगैरह हैं आपके पास, जीएस में आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी वगैरह कवर कर रखी है, आप इसी पे अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक करो, ठीक है। और स्ट्रेंथ में स्टिक करने के बाद जो राइट तरीका है, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए क्या अप्रोच लगानी है, तो आप हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हो, यानी एकदम स्टार्टिंग से सोचते हो उस प्रॉब्लम पे, ठीक है। स्टार्टिंग से आप थिंक करना शुरू करते हो कि क्या बेसिक्स हैं, क्या मेरे को पता है और मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी ना आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने की ज़रूरत है। गो बैक टू योर यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट, ठीक है। आप जल्दी से अपने प्रीलिम्स के नोट रिवाइज कर लो ताकि आपको जीके और करंट अफेयर्स में एज मिल जाए, ठीक है। जो 40 क्वेश्चन आईबी में पूछे जाने वाले हैं स्टैटिक और करंट के, यहाँ पे मिनिमम आपको 25 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। वरना फिर आपका यूपीएससी एस्पिरेंट होने का फ़ायदा नहीं है अगर आप करंट और स्टैटिक के पोर्शन में 25 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 25 प्लस स्कोर करना है। इसके अलावा जो आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, यहाँ पे आपको एवरेज परफॉर्म करना है, ठीक है। एवरेज मतलब कि अगर आपका 10 मार्क्स पर सेक्शन भी आ गया, ठीक है, तो आपके 55 मार्क्स बन जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड टू क्लियर कट ऑफ, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है, डैमेज लिमिटेशन करनी है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, और फोकस करना है पूरा स्टैटिक और करंट पे कि आप वहाँ से एज ले लो, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने आपको बताया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने दिया था। आईबी ऑफिशियली कुछ रिलीज़ नहीं करता आईबी में। ये देखिए बुरी बात है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा आप किस स्टेज में बाहर हो गए और उसका रीज़न क्या है। कोई कट ऑफ नहीं आती है,
कुछ नहीं आता है, सीधे सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट आती है। तो लास्ट ईयर जो मेरे फ्रेंड्स क्वालिफाई किए थे तो उन्होंने जितना बात किया था तो अराउंड 48 मार्क्स ना यूआर की कट ऑफ गई थी। मतलब इतने मार्क्स पे लोगों को मेंस लिखने की कॉल आ गई थी। ठीक है, और इस बार लास्ट टाइम 900 अराउंड सीट्स थी, इस बार 3300 के अराउंड सीट्स हैं। ठीक है, 3x सीट्स हैं। तो अगर आप 55 मार्क्स लेके आ रहे हो ना तो बहुत हाई चांस है कि आप इस बार आईबी का मेंस लिख दोगे। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना है। उसके बाद देखिए जो आपके सी सैट के नोट्स हैं जो आपने यूज़ किए होंगे यूपीएससी में रिवीजन के लिए, ठीक है, यही सी सैट के नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। और फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन या एक वेबसाइट है टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक पे जाके, ठीक है, आईबी के मॉक्स देने हैं, आईबी एसीआईओ के मॉक्स देने हैं, और मॉक्स में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक से अपने सी सैट के नोट पढ़ के। आपको फोकस किस पे करना है 10 दिनों में? आपको फोकस 10 दिनों में करना है डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई और अपनी कैलकुलेशन की स्पीड पे। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाना, ठीक, यूट्यूब पे डालना डिजिटल सम मेथड। ठीक है, आपको डिजिटल सम मेथड की एक वीडियो आ जाएगी, ये कैलकुलेशन तेज़ करने का मेथड है, इसको देख लेना। फिर यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बस यूनिट डिजिट देख के आंसर टिक कर देते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड डाल देना, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आप आंसर अप्रॉक्सीमेट करके टिक मार देते हो, आपका टाइम बचता है। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे आप टॉपिक्स डालना, और फिर इंस्पेक्टर मोहित गोयल, ये चैनल का ही नाम है। ठीक है, तो आप इस चैनल के जितने वीडियोस आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड वो आप देख लेना। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल के टीचर हैं, बट इनके बताए कॉन्सेप्ट्स आपको आईबीएससीआईओ में ना बहुत काम करेंगे। ठीक है, तो आप इनके वीडियोस देख लेना इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के। ठीक, और देखिए अभी क्या है ना कि टेलीग्राम पे काफ़ी जो ट्रेडिशनल यूपीएससी की कोचिंग्स थी उन्होंने इस बार पहली बार ना आईबी एसीआईओ के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ठीक है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ टू अवॉइड दोज कोचिंग्स। आप उन कोचिंग से दूर रहिए, उनको आईबी का प्रीलिम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आईबी का अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा ना तो फिर मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सारी जितनी यूपीएससी की कोचिंग है ये आईबी का मेंस दिखा के कोर्स बेच रहे हैं कि मेंस में आपको हम यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन है, आपका मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू होगा। जबकि आईबी इज़ वेरी डिफरेंट, यहाँ पे प्रीलिम्स में बहुत अलग गेम है। ठीक है, आप ऐसे बच्चों से compete कर रहे हो जो ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना जहाँ पे क्यूआरई पूछा जाता है। ठीक है, सीजीएल वाले, बैंकिंग वाले, रेलवे वाले, ये लोग सिर्फ क्यूआरई प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे साल, तो आप इनसे compete करने जा रहे हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ ट्रेडिशनल यूपीएससी कोचिंग इनके मेंटोरशिप या एडवाइसेस से दूर रहिएगा। ठीक है, आप ट्राई करिए जो मैंने आपको बताया है, ये सफिशिएंट है। 10 डेज़ में अगर आप अच्छे से करोगे ना तो आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। अब देखिए टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आपका 10 दिन में टाइम टेबल होना कैसा चाहिए। तो देखिए आपको क्या स्लॉट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, स्लॉट मेथड क्या है, आपको अपने दिन को ना स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक, हर स्लॉट आपका 3 आवर का होना चाहिए। ठीक, तो आप इफ़ेक्टिवली 11 to 12 आवर पढ़ लोगे। ठीक, लास्ट वाला स्लॉट आप 2 आवर का भी रख सकते हो, बट स्टार्टिंग के तो 3 आवर के रखो। तो देखो पहला स्लॉट क्या है ना कि पहला स्लॉट आप रखो 7 AM से लेके 10 AM तक, यानी सुबह 7 से 10 आप पहला स्लॉट रखो। 10 बजे आप अपना थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो। सेकेंड स्लॉट आप रखो 11 से 2। ठीक है, और थर्ड स्लॉट आप रखो 3 से 6। ये 3 स्लॉट रखो, आपके 9 घंटे यहाँ से निकल आएंगे, 9 आवर्स। ठीक, इसके बाद क्या है ना कि आप डिनर के बाद एक 2 आवर का स्लॉट रखो। ठीक, मान लीजिए आप 8 बजे 9 बजे डिनर करते हो ना, इसके बाद 2 घंटे का स्लॉट और रखो। ठीक, तो आपके पास इफेक्टिवली 11 आवर्स पर डे आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए, विच विल अमाउंट टू 110 आवर्स, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स ऑफ आईबी। ठीक है, तो
अब आपको देखिए स्लॉट में पढ़ना कैसे है। तो जो आपका पहला स्लॉट है ना, पहले स्लॉट में आप हमेशा इंग्लिश या जीएस पढ़ो, डिपेंडिंग कि आपका क्या स्ट्रांग है। मान लीजिए आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप जीएस पढ़ो, आपका जीएस स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक। जो सेकंड स्लॉट है उसमें हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। थर्ड स्लॉट में आपको हमेशा मैथ्स करनी है, क्योंकि थर्ड स्लॉट आपका 3 से 6 है, ठीक है। इसमें लोगों को खाना खा के नींद आ जाती है, तो यहाँ पे आप मैथ्स करो ताकि आपको नींद ना आए। और जो आपका लास्ट स्लॉट होगा डिनर के बाद, उस स्लॉट में अगेन जो बच रहा है, जैसे मान लीजिए सुबह आपने इंग्लिश कर ली, तो फिर डिनर के बाद वाले स्लॉट में आप जीएस कर लो, ठीक है। यह आपका शेड्यूल रहेगा डेली। आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, 3 दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि आप मॉक टेस्ट कैसे यूटिलाइज करोगे इफेक्टिवली। तो देखिए मॉक टेस्ट ना इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे जाओ, उनका मॉक स्टार्ट करो, आप मॉक दो, ठीक है। मॉक देने के बाद टेक्स्ट बुक में ना एनालिसिस आता है, ठीक। एनालिसिस में देखिए 2 टाइप के टेक्स्ट बुक वाले एनालिसिस देते हैं। पहला एनालिसिस क्या देते हैं वो लोग, कि पहला वो लोग आपका राइट या रॉन्ग बता देते हैं, ठीक है। दूसरा बता देते हैं कि आपको टाइम कितना लगा। वहाँ पे देखना वॉच बनी होगी, तो वॉच में ना 3 फेस होंगे, इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा। तो जहाँ पे भी सैड फेस है ना, जहाँ पे भी ये वाला फेस है, तो मतलब कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो आप ये वाले और ये दोनों क्वेश्चन के टॉपिक नोट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो आप मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, ठीक। मैथ्स में आपको रेशियो, ठीक है, और मान लो परसेंटेज, ठीक है। इन 2 टॉपिक में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपके आंसर गलत हैं, आप ये 2 टॉपिक लिख लो, ठीक। फिर क्या करो कि मॉक देने के बाद जो मॉक के सॉल्यूशंस हैं वहाँ से आप ट्राई करो कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपको परसेंटेज में इशू है, तो आप परसेंटेज का सलूशन देख लो, आपको सलूशन समझ में आ जाता है, अच्छा है। नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत सिर्फ परसेंटेज स्पेसिफिक टॉपिक का मॉक दीजिए, ठीक है। और उस टॉपिक के मॉक में यूजुअली 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सब सारे परसेंटेज पे होंगे, सारे आप सॉल्व करो और सबके सलूशन पढ़ो, ठीक है। आप सलूशन पढ़ोगे ना तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। आप लोग काफ़ी मैच्योर हो, ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे मेरा देखिए एक सजेशन है कि इस टाइम पे ना अननेसेसरी वीडियो देखना अवॉइड करिए। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उस कोर्स के वीडियो देखना अवॉइड करिए, ठीक है। यूट्यूब पे रैंडम वीडियो, रैंडम टॉपिक के वीडियो देखना अवॉइड करिए। अगर बहुत नेसेसरी है, मान लीजिए कि आपने परसेंटेज का मॉक दिया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक परसेंटेज का जल्दी से आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो देख के समझ लो। नहीं तो वीडियो नहीं देखना है, वीडियो सिर्फ उन टॉपिक्स का देखना है जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे डिजिटल सम है, ठीक, अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट मेथड है। बस इन चीज़ों के वीडियोस देखने हैं, ठीक है। बहुत नेसेसरी होगा तभी वीडियो पे टाइम वेस्ट करना है, नहीं तो वीडियो पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और ये मॉक वाली स्ट्रैटेजी आपको सारे सब्जेक्ट के लिए लगानी है, सिवाय करंट अफेयर और जीएस के, स्टैटिक के, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लगाओ, क्वांट में भी लगाओ, रीजनिंग में भी लगाओ, ठीक है। जो जो टॉपिक नहीं बनता है, जैसे मान लो रीजनिंग में ना एक मिरर इमेज वाला आता है, ठीक है। अगर मान लो आपको मिरर इमेज समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आप सिर्फ मिरर इमेज के ही क्वेश्चन लगाओ, आपको टेक्स्ट बुक पे हर चीज़ मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है, फुल लेंथ मिल जाएगा, हाफ लेंथ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इस पर स्टिक करो, ठीक है। ये बेटर तरीका है 10 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप you all qualify